अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हुकूमत पर नाअहली का इल्जाम, खिलाड़ियों के दरमियान इख्तलाफात, वुज़रा की लड़ाइयां, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, इस्लाहात लाने में नाकामी, ब्यूरोक्रेसी से काम लेने में कोताही, अहम ओहदों पर अफसरों के चार तबादले, नाराज इत्तेहादी, मनफी मईशत, कर्जों का पहाड़, आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल का बहरान, रुपया कमजोर, डॉलर बेकाबू, करप्शन के इल्जामात, शुगर स्कैंडल के बावजूद जहांगीर तरीन को बाहर जाने देना हो या वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का परफॉर्म ना करना हो, ये सब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मसाइल हैं। लेकिन आगे क्या होगा? क्या ऑपोजिशन इस काबिल है कि इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सके? ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, नैब के मुकदमात हैं, गिरफ्तारियां हैं, रहनुमाओं में गिरोहबंदियां हैं, मुख्तलिफ बयानिए हैं। यह बात भी तय नहीं हो सकी कि वोट को इज्जत देनी है या खिदमत को वोट देना है। खलाई मखलूक से बेजरर मखलूक तक का सफर, मरियम नवाज का ट्विटर खामोश, ऑपोजिशन लीडर खामोश, रहनुमा खामोश और कारकुन भी खामोश। इस खामोशी में कभी कभी किसी रहनुमा की दूर से आवाज आती है, इतनी आहिस्ता, इतनी मध्यम, इतनी कमजोर कि समझ ही नहीं आती कि कौन बोला, कहां बोला और किस लिए बोला। कारकुनों को तसल्ली देने के लिए कह दिया जाता है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन कब आएंगे कोई पता नहीं। सवाल फिर वही है कि अब आगे क्या होगा? पीपल्स पार्टी पर नजर डालें तो अपनी रिहाई के बाद से आसिफ अली जरदारी खामोश हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते। ऐसा लगता है वो सियासी तौर पर कहीं दूर चले गए हैं, पाकिस्तानी सियासत से बहुत दूर, हुकूमत से दूर और ऑपोजिशन से भी दूर। बिलावल भुट्टो जरदारी असेंबली में गरजते हैं, असेंबली में बरसते हैं, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन यूं ही मुराद सईद उनको जवाब देने के लिए खड़े होते हैं तो वो असेंबली से चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में आने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ ऐलानात की हद तक। पंजाब में कदम जमाने के लिए कोई सियासी मंसूबाबंदी ना कर सकी। कोरोना में सिंध हुकूमत ने अच्छा आगाज किया, लेकिन फिर वो भी उसी डगर पर चल पड़ी जिस पर बाकी हुकूमतें चल रही हैं। सवाल फिर वही कि अब आगे क्या होगा? बाकी जमातों को भी देख लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, बाप, जीडीए या एमक्यूएम, ये तमाम जमातें गाहे बगाहे सामने आती हैं, लेकिन उतना ही सर उठाती हैं जितना इजाजत दी जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये अकेले कुछ भी तब्दील नहीं कर सकती। उनका दारोमदार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर है। ये अकेले किसी भी कुश्ती में कूद सकते हैं और ना ही सामने वाले पहलवान को हरा सकते हैं। ये रिंग के बाहर खड़े होकर किसी पहलवान को ललकार तो सकते हैं, लेकिन उससे मुकाबले की हिम्मत नहीं कर सकते। इन तमाम जमातों के माजी का रिकॉर्ड यही बताता है कि ये थोड़े अरसे के लिए किसी हुकूमत से मिल भी सकते हैं और फिर किसी ना किसी वजह से इत्तेहाद खत्म भी कर सकते हैं। फिर यह सवाल अहम है कि क्या इमरान खान की नाअहली या पार्टी इख्तलाफात का तमाम सियासी जमातें मिलकर कोई बेहतर हल निकाल सकती हैं? क्या ये तमाम जमातें आपस में मिलकर अवाम को यह बावर करवा सकती हैं कि वो मुल्क के लिए बेहतर हैं? क्या ये तमाम जमातें अवाम को बावर करवा सकती हैं कि वो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती हैं? क्या ये तमाम जमातें अवाम को बावर करवा सकती हैं कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं? क्या ये तमाम जमातें अवाम को बावर करवा सकती हैं कि वो मुल्क की मईशत बेहतर कर सकती हैं? क्या ये तमाम जमातें अवाम को बावर करवा सकती हैं कि वो महंगाई कम कर सकती हैं? क्या ये तमाम जमातें अवाम को बावर करवा सकती हैं कि वो करप्शन खत्म कर सकती हैं? क्या ये तमाम जमातें अवाम को बावर करवा सकती हैं कि वो गवर्नेंस बेहतर कर सकती हैं? और इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं अख्तर खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा कमर जमान कायरा साहब से। कायरा साहब, ये जो कुछ भी हमने पिछले 24 घंटे में फवाद चौधरी साहब के जो भी बयानात थे हमने उसके बाद देखा, जाहिर बात है और भी कुछ रहनुमा आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी अपने खदशात का इजहार किया। वी नो देयर इज अ प्रॉब्लम, उसमें कोई दो राय नहीं है। परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवाल है, कोई दो राय नहीं है। सारी सिचुएशन नहीं संभाली जा रही, कोई दो राय नहीं है। आगे क्या है? आगे क्या हो सकता है? एक सियासी जमात के अपने अंदर इतने इख्तलाफात हैं तो दीगर तमाम सियासी जमातें, तमाम अपोजिशन पार्टियां क्या मिलके कोई हुकूमत बना सकती हैं या कोई ऐसी मूव कर सकती हैं? और उनके आपसी जो इख्तलाफात हैं वो किस तरह खत्म हो सकते हैं? मंसूर साहब, गुजारिश है, पाकिस्तान की जो तारीख है ना सियासी, ये बड़ी उथल पुथल है और उतार चढ़ाव का शिकार रही है। और पाकिस्तान के अंदर
इस्टेब्लिशमेंट के साथी और इस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल के खिलाफ दो तरह की सियासी जमातें हैं, और एक वो है जो बिकॉज ऑफ देम और एक वो है जो इंस्पाइट ऑफ देम। जो हम वो है जो इंस्पाइट ऑफ देम जब भी कभी आते हैं वो आ जाते हैं इक़्तिदार में, और ऐसा कशियां भी रहती हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत का मुकम्मल तौर पे हर सेक्टर में हमारी दानिश में, हमें सब शायद और तरह सोच रहे होंगे, लेकिन हमारी दानिश में, पाकिस्तान के लोगों की मेजोरिटी के दानिश में वो फेलियर है। अब सवाल ये है कि सियासी जमातें जो अपोजिशन के अंदर है, एक तो ये है ना कि पीटीआई का अपना प्रॉब्लम ये है कि ये किसी नजरिए के ऊपर खड़ी जमात तो थी नहीं। इस जमात को खड़ा किया गया, इसमें लोग भर्ती किए गए, लोगों को रुख उधर मोड़े गए। जो इक़्तिदार में आने के लिए इलेक्शन से कुछ 6 महीने, 2 महीने, कुछ 8 महीने पहले जो बड़ी लॉट थी वो तो वही आई। उससे पहले लोग दीगर जमातों में थे, और जब लोगों ने हवा का रुख देखा कि अब ताकतवर कुव्वतें जो हैं वो इनको ला रही हैं, या एक तासर ये दिया गया, तो नेचुरली जो इक़्तिदार के शायक लोग होते हैं वो मंसूर साहब हवाओं का रुख पढ़ लेते हैं। उन्होंने जान किया वो किसी मंसूबे के तहत, किसी असूल के तहत नहीं आए थे, वो खान साहब की क़यादत के तहत नहीं आए थे, बल्कि वो सिर्फ पार के लिए आए थे। और अब जब पार खराब होती नजर आ रही है तो उनके अंदर परेशानियां भी हैं। इसी तरह जो वजारतें हैं वो भी खान साहब की अपनी दी हुई नहीं है। बहुत सारी वजारतें वो हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब का अपना कोई कंट्रोल या उनका अपना रोल नहीं है, या उनके अपने बनाए हुए बंदे वहां नहीं बैठे हुए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तीसरी गुजारिश यह है कि अब इस क्राइसिस में, फर्ज करें ये क्राइसिस है और ऐसा है, तो फिर अपोजिशन का क्या रोल हो सकता है? पहला, नंबर 1 रोल, ये अक्सर सवाल होता है कि जी अपोजिशन जो है वो नाकाम रही है, अपोजिशन बड़ी खराब सूरत हाल में है। ये बात दुरुस्त है कि हमारी जमातें भी प्रॉब्लम का शिकार है। हमारे ऊपर केसेस भी हैं, हमारे ऊपर माजी में भी केसेस थे, ये कोई नए नहीं है। इसी तरह का एहतसाबी अमल हमारे खिलाफ माजी में भी रहा, कोई नया नहीं है। हमने अपने तल्ख माजी के बावजूद सियासी जमातों को जुड़त में रखा। हमने आईनी तरमीम करके और अपने दौर के अंदर मेजॉरिटी में जो कानून साजी की मंसूर साहब, वो भी हमने इत्तेफाक राय से की। इसी तरह हुकूमत में हम मुस्लिम लीग के साथ भी बैठे, काफ लीग के साथ भी बैठे। यानी एक फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है सियासत के अंदर, पीटीआई की तरह नहीं। हम इख्तलाफात के बावजूद हमने कमजोर हुकूमत, थोड़े मेंबर होते हुए भी हम 5 साल तक हुकूमत करते रहे। हालांकि मेमो स्कैंडल भी बनते रहे, इफ्तिखार चौधरी साहब का जुडिशल एक्टिविज्म भी रहा, बाकी भी सारे तमाशे चलते रहे। अब इस वक्त अपोजिशन क्या कर सकती है? नंबर 1 कि वो हुकूमत की कमजोरियों, हुकूमत की कहतरियों, कमजोरियों को, या उनकी नालायकियों को, या उनके जो वीकनेसेस है, वो ऐवान के अंदर, उसके ऐवान के जरिए उसको एजिटेट करे, मीडिया के जरिए एजिटेट करे, और तीसरा जरिया होता है कि वो अवाम के पास जाए, जलसे जुलूस करे। पिछले दिसंबर के बाद से, क्योंकि कोरोना आ गया, उससे पहले हमने जलसे जुलूस, अवामी राब्ते शुरू किए थे, और आपको उसके आसार भी नजर आए कि हुकूमत के इत्तेहादी, आज तो एक इत्तेहादी नाराज है। आपको याद होगा चंद महीने पहले जब हम भी और मुस्लिम लीग भी बाहर निकले थे, और तो इनके सारे इत्तेहादी छोड़ गए थे, और फिर पसे पर्दा कुव्वतों को भी और जहांगीर तरीन साहब को भी इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने आके उस इत्तेहाद को दोबारा संभाला था। तो अपोजिशन अपना रोल जो प्ले कर सकती है वो कर रही है। हमने अपने इख्तलाफात के बावजूद माजी में भी हुकूमत साजी की, चला के दिखाई। रही बात कि हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, हम दावे नहीं कर रहे। माजी में 2008 से 2013 हमारी गवर्नमेंट आई, 2008 में सूरत-ए-हाल क्या थी, कितनी तनख्वाहें बढ़ी, कितनी पेंशन बढ़ी, ये जो पॉवर्टी एलिविएशन का, ये इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम शुरू हुए, नौकरियां दी गई, डेवलपमेंट हुई। मुस्लिम लीग के दौर में आइए, आपकी एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में बढ़ी। कायरा साहब, लेकिन एक क्वेश्चन सर, कायरा साहब एक क्वेश्चन, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहते हैं कि जनाब ये बनाई हुई जमात है, यहाँ पे मिनिस्ट्रीज जो हैं वो जिस तरीके से बांटी गई हैं, किसको कहाँ प्लेस किया गया, ये सब दुरुस्त है, लेकिन क्या आप अवाम को दरअसल में ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है, लेकिन हम इनसे बेहतर ऑप्शन है, हम नून लीग के साथ मिल के चलेंगे, हम क्या कोई नई गवर्नमेंट बनाएंगे, हम नए इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? डज ऑपोजिशन हैव अ प्लान? क्योंकि लोग यही सवाल करते हैं, अगर इमरान खान नहीं तो फिर कौन? क्या आसिफ अली जरदारी, क्या शहबाज शरीफ? नहीं, सवाल यह है कि क़यादत तो आपने इन्हीं में से लेनी है ना, जो इस वक्त अवेलेबल आपके लोग हैं। आप कोई आउट ऑफ बॉक्स जाके सोल्यूशन तो नहीं निकाल सकते। आप इस आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए इन्हीं जमातों के अंदर काम करना है, या किसी नए इलेक्शन की सूरत में
नई कोई क्यादत आ सकती है, लेकिन नई क्यादतें इतनी जल्दी पैदा तो नहीं हो जाया करती। रही बात कि हम क्या कर सकते हैं, मैंने वही गिनवा रहा था, कोशिश कर रहा था कि हम आए तो दहशतगर्दी कहां थी आमरीयत के दौर में, और हमने आके उसको किस तरह केटर किया, हमारे बाद मुस्लिम लीग ने केटर किया, हमसे पहले आपकी एक्सपोर्ट्स कहां थी, हमने आके उनको कितना बढ़ाया, और पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की, हमने रोजगार दिए, हमने पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी में लेके आए, मुस्लिम लीग ने भी आके डेवलपमेंट की, रोजगार भी दिए, और पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रेवेन्यू भी इकट्ठे किए। एक तरफ हम पे इल्जाम है कि जी बड़े कर्जे लिए, जो इस गवर्नमेंट ने 1 साल में वो सारे पिछले हिसाब बराबर कर दिए, लेकिन हमने 5 साल में पाकिस्तान का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल किया था, और ऐसे ही मुस्लिम लीग ने किया था। तो हमने मादी में वो परफॉर्म किया हुआ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, वो अटमोस्ट नहीं है, वो अमेरिका की तरह का परफॉर्मेंस नहीं होगी, वो बर्तानिया की तरह की नहीं होगी, लेकिन वो अपने रीजन के अंदर बहुत सारे मुल्कों की तरह की परफॉर्मेंस हो सकती है ग्रोइंग डेमोक्रेसी में। आप एक एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी की परफॉर्मेंस हमसे अगर मांगेंगे मंसूर साहब, तो वो खासा मुश्किल होगा। याद रखिए, सिर्फ डेमोक्रेसी परफॉर्म जो करती है वो सिर्फ सियासी जमातों के जरिए या पार्लिमानों के जरिए नहीं, बल्कि सोसाइटियों के जरिए करती है। अवामी दबाव और अवाम खड़े होकर उससे परफॉर्म कराते। सर, मैं ख्वाजा साद रफीक साहब, नाज़रीन, आज कौमी असेंबली के अंदर उन्होंने तकरीर की और ऑप्शंस के हवाले से बड़ा एक इंपॉर्टेंट उन्होंने बयान दिया है। मैं चाहूंगा पहले आप जरा सुनिए, फिर मैं जुबैर साहब के पास जाता हूं। जरा सुनिए क्या फरमा रहे हैं ख्वाजा साद रफीक साहब। जितनी तजलील हमने वज़ीर आज़म की है, वो वक्त आएगा, वजारतें देने वाले वजारतें बांटेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। वो दूर नहीं है वक्त, वो भी करीब है। मैंने इनके एक फेडरल मिनिस्टर को सुना, हमारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये गलतफहमी निकाल दें, ऑप्शन तो हर वक्त होते हैं, पर इस पर एक मुश्किल है कि आपके सिवा जो ऑप्शन हो सकता है हम अवेलेबल नहीं है। आप समझते हैं कि आपके अलावा ऑप्शन नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, हम भी अवेलेबल नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है। हम भी अवेलेबल नहीं है, और पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वो भी अवेलेबल नहीं है। जुबैर साहब, इसका क्या मतलब है? क्या आप लोगों को अगर ऑप्शन मिला या अगर आप लोगों को ये सीट दी जाती है वजारत उज़्मा की, तो आप लोग किसी किस्म की मूव में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, इंटरेस्टेड तो जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इंटरेस्टेड होती है पावर में। अगर आप पावर में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप पॉलिटिकल पार्टी फिर हैं क्यों? जाहिर है आप इलेक्टोरल प्रोसेस में भी इंटरेस्टेड होते हैं, आप अवाम तक पहुंचते हैं और उनकी पजीराई हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हम इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन यहाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान की ऐसी तारीख है जिसमें बहुत से ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप कहते हैं कि जी मैं बाहर बैठ के ही ठीक हूँ, क्योंकि अगर कोई डीलें करके और कोई इस किस्म की चीजें करके पावर में लाने के लिए कहता है तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हम कहते हैं कि लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि वो किसको चाहते हैं। और ये जो है ना मंसूर के जी उसके अलावा कौन सा ऑप्शन है, ये क्यों पाकिस्तान में सिर्फ डिबेट होती है? ये इंडिया में क्यों नहीं होती? किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में क्यों नहीं होती? कभी कहीं जहां भी डेमोक्रेसी से वहां नहीं होती। और 90%, 95% तो 2 पार्टी सिस्टम होता ही इसलिए है कि ये एक पार्टी है, एक कंजर्वेटिव एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, एक लिबरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। ये तो कभी भी नहीं होता कि जी सारे ऑप्शंस खत्म हो जाए। ये वो जो नॉन डेमोक्रेटिक आजकल वो जिसका आजकल बहुत चर्चा है ना कि नॉन इलेक्टेड के अलावा एक है नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है ना ये शोषा छोड़ती हैं कि जी आपके पास ऑप्शन क्या है, फिर क्या होगा? नहीं, लेकिन जुबैर साहब एक छोटा सा इख्तलाफ जो यहाँ पे ये आता है वो ये है कि एक जमाने में 90s की अगर हम बात करें तो उसमें एक वजह ये भी थी कि आपके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिए में बहुत फर्क था। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो है वो राहें इतनी आपस में मिल गई कि आपस में ये फर्क करना मुश्किल हो गया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इन दोनों जमातों में भी कोई फर्क भी है कि नहीं। दोनों जगहों के ऊपर एक एक खानदान बैठा हुआ है और उसमें कोई ना कोई डिबेट हो सकती है, जो वो खानदान डिसाइड करे मामला उसी तरह आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से थर्ड ऑप्शन को लोगों के सामने ये ऑप्शन मौजूद हुआ। ये झूठ फैलाया जाता है कि कोई डिबेट नहीं होती। अब मैं बात नहीं करना चाहता मोहम्मद सफैर 2012 में कोई जानता था? मेरा कोई बड़ी 4-5 MNA की कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, 8-10 MPA की कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, या मैं बहुत सारा पैसा लेके किया था पार्टी में? नथिंग,
सिर्फ क्या था, एक बैकग्राउंड था, एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड था। एंड मैंने ज्वाइन करने के मेरे ख्याल 3.5 मतलब विद इन लेस देन अ ईयर में कैबिनेट का हिस्सा था, 3 साल के अंदर मैं गवर्नर का हिस्सा था, तो मुझे ना मेरा कोई कश्मीरी क्लैन से ताल्लुक था। तो ये जो वो क्या था चीज जिसने मुझे अलाउ किया, या मेरे जैसे और दूसरे लोगों को। मिर्जा इस्माइल कौन है, ये मुसद्दिक मलिक कौन है? लेकिन जुबैर साहब चौधरी निसार कौन है? आखिर चौधरी निसार की नाराजगी क्या है? लोग आज फवाद चौधरी की बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, चौधरी निसार को हम किस तरह भूल जाए? चौधरी निसार भी तो आपकी पार्टी के हवाले से खफा हुए ना, वो छोड़ के चले गए ना। मतलब हम क्या करें, उनके पांव जाके चूमें कि वो वापस आ जाए? भाई उनको उनका इख्तलाफ है पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से। he was one of the senior most leaders of the party, उनकी रिस्पेक्ट भी थी, उनको लोग चाहते भी थे। उनका इख्तलाफ हुआ है और उस इख्तलाफ की बेसिस पर उन्होंने अपने आप को जुदा कर लिया। अब हम जबरदस्ती, और ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहता है, लेकिन प्लीज डोंट मेक एनी मिस्टेक। जैसे देखे मंसूर, जैसे अर्बनाइजेशन होती है, जैसे एजुकेशन स्प्रेड होता है, और जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, उस तरह चेंजेस आते हैं। अब हम हिस्ट्री में तो नहीं बैठ सकते कि जी 1950s में या 90s में ये होता था। आप सही कह रहे हैं कि जी बहुत सी चीजें थी जिनको इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो एक रिकग्निशन थी उस किस्म की पॉलिटिक्स की जिसमें एक दूसरे को गिराने की कोशिश की जाती थी। कुछ फंडामेंटल्स पर एक बड़ा वो एक लैंडमार्क एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जी हम किस बुनियाद पर आगे चलेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है थर्ड ऑप्शन आए या फोर्थ ऑप्शन आए, आते हैं अगर जब तक लोगों की पसंदीदा आए हो, लेकिन नॉन इलेक्टेड तरीके से उनको पुश करके उस एजेंडे को और डेमोक्रेसी को वो तबाह करके और डेमोक्रेसी को जलील करके और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अगर आप थर्ड ऑप्शन लेके आएंगे जैसे लाया गया था, तो उसके फिर नताइज भी आप। मैं आता हूं सर, मैं इस पर मजीद मैं भी इस पर बात करना चाहता हूं आपसे भी और कायरा साहब से भी कि क्या एक्चुअली अब हमारी सियासी जमातें, चल मैं आप दोनों बड़ी ऑपोजिशन जमातों के हवाले से बात करता हूं, ये कितनी को डेमोक्रेटिक हो चुकी हैं और इन्होंने माजी से क्या सीखा। हुमायूं साहब एक एग्जाम्पल हैं, हुमायूं साहब भी जारी बात है आपकी पार्टी के अंदर थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। हुमायूं साहब क्या फर्क समझा है आपने? इतनी देर अब आप काफी टाइम आपने लगा दिया और वही डेमोक्रेटिक फोर्सेस की बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टूट फूट आपने खुद देख लिया पिछले 48 घंटे के अंदर जो कुछ भी हुआ है। आपको लगता है कि यहां डेमोक्रेसी ज्यादा है बनिस्बतन मुस्लिम लीग नून से? देखिए जी, पाकिस्तान की एक तारीख है कि पार्टीज जब बनती हैं सवाए एक दो रिलीजियस पार्टीज के, तो वो वोट बैंक जो होता है वो खानदानों के हाथ में होता है और खानदान किसी किस्म की कोई मुदाखलत टॉप लीडरशिप में बर्दाश्त नहीं करते। जुबैर एक प्रोफेशनल आदमी है, मैं पूरी फैमिली को जानता हूँ। जुबैर ने अपनी राइज बताई PMLN में। एक दिन जुबैर कहे ना कि इलेक्शन कराएं ताकि मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ, तो देखें इनके साथ क्या होता है। अच्छा। अभी तो चंद इशारे ही किए थे चौधरी निसार ने, और वो लीडरशिप पे क्लेम भी नहीं किया था, उनका अपने हशर देख लिया है। यही चीज पीपल पार्टी आपने देखा हमेशा जब से बनी 50 साल हो गए हैं, इसी खानदान के हाथ में रही है और ये हमारी बदकिस्मती है। हम और इसी वजह से इनके नतीजे आर या पार में निकलते हैं और आपको ड्रास्टिक स्टेप्स हमारी मुल्क की सियासत में नजर आते हैं। बार बार हम ये भूलते हैं। मैं एक सवाल करता हूँ, देखिए ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारी PTI की हुकूमत की कामयाबी एज ऑफ राइट नाउ, आप माजी के 2 साल भूल जाएं कि इकोनॉमी कैसे मिली और हमने क्या किया और किस चीज की जरूरत थी। इस वक्त तो एक वबा फैली हुई है जिसका दुनिया में कोई खास खातर ख्वाह डेफिनेट हमें तरीकाकार नहीं पता कि इलाज कैसे करना है, और जो इकोनॉमीज क्रम्बल कर रही हैं उनको हमने क्या करना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मेरे सामने तशरीफ रखते हैं, उनके नुमाइंदे। आपने हमें अदर देन के लॉकडाउन पे हम बहस करें कि कैसा होना चाहिए, आपने हमें बताया है कि हमारी नजर में आप चले इंतजार ना करें बुलावे का, आप
एक मीटिंग करें और कहें कि हमारी तरफ से कोरोना को हैंडल करने के ये प्रोग्राम है। हमारी तरफ से जो इकोनॉमिक सेटबैक हुआ है कोरोना की वजह से सारी दुनिया में, उसमें हमारा ख्याल है कि ये 10 स्टेप लेने चाहिए। मुझे बता दीजिए कि PMLN की तरफ से ऐसी कुछ चीज आई है या पीपल पार्टी की तरफ से ऐसी कुछ चीज आई है? ठीक, मैं सर आई वांट टू टेक बट आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि वाकई क्या इन जमातों ने कोई ऑप्शन दिया? दोबारा सवाल वहीं पे आता है कि इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर तंकीद, कोताही, लापरवाही, परफॉर्मेंस नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? यही एक बेसिक सवाल है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग इस सूरत हाल में बेहतर परफॉर्म कर सकती थी, या आगे चल के अगर इनको मौका दिया जाए और यही सूरत हाल हो, क्या ये यहां से हालात को कंट्रोल कर सकती है या नहीं? मजीद सवाल करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुमायूं साहब ने ब्रेक से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि करे ना कोई जुर्रत इन खानदानों के सामने एतराज़ करने की या इख्तलाफ करने की या ये कहने की कि जनाब करवाएं पार्टी के अंदर इलेक्शन। कारिया साहब, हुमायूं साहब का ये एतराज़ तो वैलिड लगता है जब वो ये बात कहते हैं, क्योंकि ये तो हकीकत है कि किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि आसिफ अली जरदारी साहब के सामने खड़ा हो या बिलावल भुट्टो साहब के सामने खड़ा हो। आप सीनियर लीडर हैं, आपका इख्तलाफ एक हद तक बर्दाश्त होगा, लेकिन एक आम कारकुन का इख्तलाफ तो ना नून लीग में बर्दाश्त किया जाएगा ना पीपल्स पार्टी में बर्दाश्त किया जाएगा। जी, ये दुरुस्त बात है, ऐसे ही है हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन मंसूर अली खान बहुत हद तक जो तासर बाहर दुनिया में आपके पास है ना, वो भी दुरुस्त नहीं है। हम बड़े जोर से इख्तलाफ करते हैं, हम पॉलिसीज के ऊपर, आपको लीडरशिप के ऊपर नहीं। आप लीडरशिप के ऊपर अगर कहेंगे कि मेरा हक है या फलां का हक है तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो, लेकिन पॉलिसीज के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर, उनसे इख्तलाफ करते हुए हम इतने जोर से इख्तलाफ करते हैं, मैं आपको हलफ दे के कह सकता हूं कि शायद आपके ख्याल में भी ना हो, शायद मैं अपने घर वालों से उतना इख्तलाफ ना कर सकता हूं। हम कोई मुलाजिम नहीं है, ठीक है, सियासत करनी है, हम एक नजरिए के साथ हैं, सियासत करनी है, एक जमात में करनी है, लेकिन मुलाजिम तो नहीं है, हम इंडिपेंडेंट अपनी भी ऐसी। कारी साहब कता कलामी की माजरत, कारी साहब कता कलामी की माजरत, आप मेरे सीनियर हैं, आप मेरे सर सीनियर, जी आप प्लीज बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मेरा सिंपल सवाल यह है कि मुझे मजबूत किसने करना है? पाकिस्तान के लोग अगर उस खानदान के साथ हैं, नवाज शरीफ के साथ हैं, अगर बिलावल भुट्टो के साथ हैं, अगर इमरान खान के साथ हैं, तो जमात के अंदर उन्हीं की चलेगी जिनके साथ लोग हैं, जिनके साथ वोट हैं। अगर लोग नजरिए के साथ होंगे, और आपका ख्याल यह है कि अमेरिका में और बरतानिया में और यूरोप में जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे जिस तरह की जमातें हैं, वो जमातें हमारी क्यों नहीं है? तो क्या हमारी सोसाइटीज वैसे हैं? क्या हमारे अंदर टॉलरेंस का लेवल वो है? क्या हमारा सोसाइटल एजुकेशन का लेवल वो है? आंसर इज नो। अच्छा कायरा साहब, मेरा यहाँ पे सवाल सर, मेरा सर एक सवाल देखें, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इन आपकी जमात और मुस्लिम लीग नून से जो एक आम शख्स को, या चले मैं यंगस्टर को कह लें, मैं एक ऐसे ब्रैकेट की बात करता हूं जो 20 से 30 साल का लड़का है या लड़कियां हैं, उनको क्या एतराज है? उनको एतराज ये है कि आप दोनों वो जमातें हैं जिनको उनके वालिदैन टेस्ट कर चुके हैं 80s के अंदर भी और 90s के अंदर भी। वो ये कहते हैं कि जनाब हमने अब इनके पीछे नहीं चलना। वो विजुअल्स शेयर करते हैं फेसबुक के ऊपर कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े हैं, एक यंग लड़का खड़ा है और उसके पीछे एतजाज हसन, कमर जमान कायरा और नैयर बुखारी साहब जैसे इतने सीनियर लोग जो हैं वो हमेशा सेकेंड लाइन के अंदर ही खड़े होंगे, इनको फ्रंट के ऊपर आके जगह नहीं मिल सकती। चाहे नून लीग की बात हो, वहां पर हमजा शहबाज शरीफ खड़े होंगे, मरियम नवाज खड़ी होगी और उसके बाद पीछे एक पूरी लंबी लाइन होगी तमाम बुजुर्गों की जिनकी सियासत इन बच्चों की उम्रों से ज्यादा है। दिस इज द प्रॉब्लम जो आज का यंगस्टर वो कहता है कि जनाब मैंने देखिए मंसूर, इशू ये नहीं है, पहले इसको समझिए ना, ये मसला है क्यों? वोट है ना, स्ट्रेंथ है पार्टी की। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अलग जमातें बनाई, अलग होके लोगों ने क्या उनको कबूल किया? वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बड़े लायक पायक लोग थे। क्या हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो पाया? क्या कांग्रेस ऐसी जमात नहीं है? क्या बांग्लादेश के अंदर ऐसा हो पाया? क्या बंदरा नायकेस का रोल आप श्रीलंका की पॉलिटिक्स से खत्म कर सके? क्या खालदा जिया का, हुसैना वाजिद का रोल खत्म हो पाया? ये हमारा रीजनल एक इशू है और सोसाइटल इशू है, ये हमें समझने की सकाफती इशू है। हमारे यहाँ अफराद के पीछे लोग चलते हैं, उस तरह नजरियों के पीछे नहीं, नजरिए भी लोगों के साथ लिंक्ड होते हैं। जो यूरोप की मिसालें आप देके बात करते हैं, मेरा भी दिल करता है, मैं भी चाहता हूं कि मेरा मुल्क
दुनिया की एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी और एक वर्किंग डेमोक्रेसी बने, लेकिन उसके लिए पहले सोसाइटल सफर होते हैं, लेकिन सोसाइटियां अकाउंटेबल ठहराती हैं। कायरा साहब, लेकिन यहाँ पे सर लोगों को सिर्फ ब्लेम डाल देना, लोगों को ब्लेम डाल देना क्या दुरुस्त है? क्या सिर्फ लोगों पे ब्लेम डाल देना क्या दुरुस्त है? सिर्फ ये कह देना जी लोग दरअसल इनको वोट नहीं देते, ये भी सर ये भी तो ब्लेम नहीं डालता, मैं ब्लेम नहीं डाल रहा। मैं कह रहा हूं कि हमारा जो एवोल्यूशन है उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हम स्लो हैं। हमारे यहाँ अगर पॉलिटिकल प्रोसेस चलता है तो एवोल्यूशन तेज हो जाता। दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसीज में जो जिनको आज हम मिसाल बनाते हैं, वहां पे लोगों ने बड़ी मेहनत, बड़ी मारे खाई है उन सोसाइटीज ने, वो मुआशरे खड़े हुए हैं। सिर्फ ये नहीं हुआ कि पार्लियामेंट बन गई। क्या हमारे लोग उस असूल की बुनियाद पर वोट डालेंगे? आंसर इज नो। क्या हम धड़े की बुनियाद पर वोट नहीं डालेंगे, मसलक की बुनियाद पर वोट नहीं डालेंगे, बरादरी की बुनियाद पर वोट नहीं डालेंगे, खंबे, नाली, गली इसके बुनियाद पर वोट नहीं डालेंगे? डालेंगे। आज इस मुल्क के अंदर अलमिया ये है हमारे मेच्योरिटी का, अगर पास वसाइल नहीं है, ठीक है, हमायूं साहब नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं तो मैं जितना मर्जी पढ़ा लिखा हूं, मैं हुमायूं अख्तर का मुकाबला नहीं कर सकता बिकॉज़ इज अ बिलियनर। ठीक है, हुमायूं साहब जी। मैं एक सवाल, अगर आपकी इजाजत हो सर प्लीज गो अहेड। देखिए, मैं एक सवाल करता हूं अपने इन साथियों से जो पीएमएलएन और पीपल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कायरा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब ऐलान करें कि हम बतौर इस खानदान बैक ऑफ कर रहे हैं और हम पीपल पार्टी में एक लीडरशिप इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो आपके ख्याल है लोग उस तरफ नहीं आएंगे फिर, बिल्कुल जिस तरह पहले खानदान के पीछे थे? और आज अगर नवाज शरीफ साहब यही ऐलान करें कि हम खानदान बैक ऑफ कर रहा है और हम अब एक जमहूरी तरीके से इलेक्टेड लीडरशिप के हवाले ये पार्टी कर देंगे, मेरा सिर्फ ये सवाल है, अगर ये हो जाए और ये खानदान रेजिस्ट ना करें तो हम इस ट्रांजिशन से गुजर सकते हैं। ठीक है। मैं खान साहब, गुजारिश ये है, मंसूर एक छोटा सा गुजारिश ये है कि ये सब इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ये क्यों करेंगे? ये क्यों अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सरेंडर करेंगे? लोग पर्क्स पर सरेंडर नहीं करते, कराई जाती हैं, लिबर्टीज नहीं दी जाती, ली जाती हैं, लड़ा जाता है। वो लड़ाई चंद अफराद नहीं लड़ा करते। मैं ये कह रहा हूं कि जिस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं वो सोसाइटल मैच्योरिटी के नतीजे में आई है। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन क्या हम तो अल्लाह को पूरी तरह कायरा साहब वो जो सोसाइटल चेंजेस हैं, जो अगले जान की भी बेहतरी की खबर देता है, अच्छा मुझे जान में भी बेहतरी की खबर देता है, उसको फॉलो नहीं करते। मुझे सर आप समझ रहे हैं, मुझे कायरा साहब पे जाना है, बट जाते जाते मैं सवाल आपके सामने और जुबैर साहब के सामने रखते जा रहा हूं कि आप कहते हैं कि सोसाइटल चेंजेस के जरिए ही ये तब्दीली आती है, लोग इसको फोर्स करते हैं, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि लोगों के सामने जब आप ऑप्शन नहीं रखेंगे, जब आप उनको बार बार यही कहेंगे कि जनाब पीपल्स पार्टी का वजीर आजम अगर बनेगा तो बिलावल भुट्टो जरदारी बनेगा, मुस्लिम लीग नून का अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो शहबाज शरीफ बनेगा, और इस वक्त भी नेशनल असेंबली के अंदर अगर ऑपोजिशन लीडर है तो शहबाज शरीफ है, पंजाब असेंबली के अंदर ऑपोजिशन अगर लीडर है तो हमजा शहबाज शरीफ है, तो फिर लोग आखिर क्या करें? लोगों की तो मजबूरी है, लोगों के पास जब ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब आज क्या सूरत हाल है? या तो आपके पास खानदानों की सियासत है या फिर आपके पास एक ऐसी हुकूमत है जिसके ऊपर नाअहली के बड़े सख्त इल्जामात लगे हुए हैं। लोग क्या करें फिर? जवाब लेते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिबेट कर रहे हैं आगे ऑप्शंस क्या हैं, और इस हवाले से बड़ी तफसील से हुमायूं अख्तर खान साहब और कमर ज़मान कायरा साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। जुबैर साहब, दोबारा बात वहीं पे आती है कि चाहे हम ये कहें कि जनाब मौजूदा हुकूमत जो है डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं आई, लोगों को इंस्टॉल किया गया, इलेक्शंस के हवाले से खदशात भी मौजूद हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह ही पली बढ़ी, इसी तरह ही आगे आई, और आज भी ये तज्जियाकार यही कहते हैं कि जनाब होगा तो तभी होगा जब इनके हालात उनके साथ ठीक हो जाएंगे। देखिए ना, एक मंसूर, हमें राइट और रॉन्ग की बात करनी चाहिए, और ये कि जी सन 90 में क्या हुआ था, अगर गलत हुआ था तो गलत ही था, उसको सही तो नहीं कह सकते। और ये भी नहीं कह सकते कि अगर हमारे 70 साल में बाहर कुव्वतें बैठ के सिलेक्शन करती रही हैं तो हमें इसी सिलसिले को जारी रखना चाहिए। तो मैं तो मोहम्मद जुबैर तो सन 90 की दहाई में पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, मैं जब से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और उससे पहले भी मेरी तो ख्वाहिश यही है
जो आपकी ख्वाहिश है कि जो सही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसी के थ्रू लोग आए। दूसरी चीज अभी जो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडिविजुअल्स का कितना असर होता है, और अमेरिका जैसे मुल्क में 1980 से लेके 2008 28 साल कुछ कम पीरियड नहीं होता, या बुश या क्लिंटन वॉज प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, और 2008 से 2012 भी एक उसी में से क्लिंटन जो थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, थर्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन, और 2016 में उसी खानदान की एक क्लिंटन अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट लिए थे। वो तो उनका सिस्टम ऐसा है कि शी कुड नॉट गेट इलेक्टेड, वो जो उनका तरीकेकार है प्रेसिडेंट बनने का। सो लेट्स नॉट अंडरमाइन द इंडिविजुअल। 2000 में जब जॉर्ज बुश, और मैं अभी गवर्नर्स और वो नहीं बात कर रहा कि जॉर्ज बुश जूनियर 2 दफा टेक्सास के गवर्नर बने थे, उनके भाई जेफ बुश 2 दफा फ्लोरिडा के गवर्नर बने। जुबैर साहब माजरत के साथ मैं आपको रोक रहा हूं यहां पे, लेकिन माजरत के साथ दीज आर बैड एग्जांपल्स। व्हाई आर दीज बैड एग्जांपल्स? क्योंकि वो एक पहले छोटी कंस्टिट्यूंसी के अंदर अपने पॉलिटिक्स करती हैं। देयर आर नो एग्जांपल्स के इन खानदानों से लोग अपने खानदानों से निकले और आते साथ ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर आके खड़े हो गए, वो लोकल पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मंसूर, यू आर टॉकिंग टू मोहम्मद जुबैर, ठीक है? हाँ, तो मुझे आप एग्जांपल देने दें। जॉर्ज बुश जूनियर ने कोई छोटी पॉलिटिक्स नहीं की थी। फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था गवर्नर का। वो इसलिए लड़ा था कि उनके वालिद साहब प्रेसिडेंट थे उस वक्त, तो डायरेक्टली अपने वालिद साहब को तो नहीं चैलेंज कर सकते थे। ठीक है। और हिलरी क्लिंटन ने पहला अपना इलेक्शन लड़ा था जब वो क्लिंटन रिटायर हुए, तो उस वक्त तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, सेनेटर बनी थी, और उसके बाद पहला इलेक्शन लड़ा था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। बिकॉज जब आपकी इस पोजिशन, दूसरी बात ये है, बिल्कुल सही बात है, हम भी चाहते हैं, वही बात ये है कि क्या एक सवाल करना चाहूंगा मंसूर खान सर, मैं आ रहा हूं सर। पीटीआई ने क्या ऐसी ट्रेडिशन कायम की है? देखिए, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की बात करते हैं आप, मैं यूके की एग्जांपल देता हूं। एवरी टाइम अ पार्टी लूजेस द इलेक्शन, द चेयरमैन और द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी रिजाइन्स एंड लीव्स पॉलिटिक्स। लेकिन जुबैर साहब लेट्स प्रेडिक्ट द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। मैं अभी से आपको बता देता हूं, आर्गुमेंट खत्म करने दें, फिर आप। अच्छा, चलें, आप कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, 97 में ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई पीटीआई को, 2002 में ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई, 2008 में उन्होंने बड़े आराम से विड्रॉ कर लिया। सिर्फ एक शख्स ने फैसला किया, इमरान खान ने। इमरान खान क्यों नहीं ऐलान कर देते कि मैं नहीं, 24 साल हो गए ना, वही प्रेसिडेंट है, वही चेयरमैन है। इमरान खान क्यों नहीं ऐलान कर देते? ये जो ऐलान करवाना चाहते हैं, मैं करवा दूंगा ऐलान। इमरान खान ऐलान कर दे कि जी मैं पॉलिटिक्स से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेट पीटीआई इलेक्ट whoever they want to elect। सर, लेकिन इमरान खान ने ये ऐलान तो किया है ना कि मेरी औलाद को वोट मत डालना। भाई, उनकी औलाद पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहती है। नहीं सर, लॉ ही नहीं है सर, उनकी औलाद आना ही नहीं चाहती। ओ भाई, आप क्या एग्जांपल दे रहे हैं? उनकी औलाद पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है। He is not even ready to make them live here। और एग्जांपल दे रहे हैं कि मेरी औलाद को, भाई आपकी औलाद। सर, चले बेगम के हवाले से कह दें, उन्होंने क्या अपनी बेगम को पॉलिटिक्स में प्रमोट किया है? वो आपको नजर आती है कहीं पे? कौन सी बेगम? मैं मौजूदा बेगम की बात कर रहा हूं ना सर, वो कहीं आपको नजर आती हैं? वो एक अपनी हाउस होल्ड लाइफ गुजारी, और ये नहीं, और आई एम प्रीटी श्योर ये भी नहीं होगा कि कल को इमरान खान पाक पतन जाके वो जो सजदे कर रहे थे वहां मजार पर, वो कौन करवा रहा था? उनकी बेगम करवा रही थी। Was that इमरान खान? चले, मैं हमायूं साहब से जवाब लेता हूं सर। हमायूं साहब से जवाब लेता हूं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी ऑप्शंस की, क्या तब्दीली आ सकती है, तब्दीली आ सकती है या नहीं, इसी के ऊपर बात कर रहे थे। हमारे हमायूं साहब, जुबैर साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ जिस किस्म की भी सियासत होती है, लेकिन हमारे पास परफॉर्मेंस भी है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कोई तब्दीली नहीं है, वही चीज है। खानदान वहां पे भी उसी तरह मौजूद हैं। इमरान खान साहब का सिर्फ फर्क यह है कि उनके बच्चे चुके यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मजमूई तौर पर पूरी सियासत को उठा के देखा जाए तो हमारे और उनके दरमियान फर्क नहीं है। लेकिन हमारे पास परफॉर्मेंस है, आप लोगों के पास परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए, पहले तो आप पीपल पार्टी की हिस्ट्री देख लें, 50 साल या उससे भी ज्यादा, 60 साल, उसमें हमेशा विद इन द फैमिली प्रमोट किया गया है, चाहे वो बेगम नुसरत भुट्टो हों या बेनजीर भुट्टो हों। और इसी तरह PMLN में शहबाज शरीफ को, और जब वो आगे आए तो उन्होंने अपने बेटे हमजा को, और नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा को वेरी क्लियरली पब्लिक में आगे लाए। ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब के जो बरखुदरान है वो आना नहीं चाहते।
इमरान खान साहब उन्हें लाना नहीं चाहते। वो बहुत दफा अपने वालिद से मिलने आते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, वो खामोशी से आते हैं और खामोशी से चले जाते हैं, क्योंकि वो मीडिया में और पब्लिसिटी लेना ही नहीं चाहते। इसलिए वेरी क्लियरली इमरान खान साहब की ये सोच बिल्कुल नहीं है कि वो खानदान में इस पार्टी को आगे चलाएं। दूसरी बात ये है कि ज़ुबैर कह रहे हैं कि इनकी पार्टी की परफॉर्मेंस है। हमारी पार्टी के अभी 3 साल बाकी हैं। हमारी पार्टी के मैसिव पहले इकोनॉमिक क्राइसिस था और अब कोरोना विच इज अ हेल्थ क्राइसिस एज वेल एज एन इकोनॉमिक क्राइसिस। सो हमारे पास अभी 3 साल बाकी हैं। मुझे जरा ये बता दें कि 1985 के बाद अभी तक जरा मुझे गिनवा दीजिए कि पीएमएलएन ने माजरत के साथ या पीपल पार्टी ने हमें कश्मीर फतह करके लाके दिया है या पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्री बना दिया है। लेकिन हमायूं साहब क्या 1985 से लेकर अब तक, मुझे पॉइंट मुकम्मल करनी, अच्छा करें क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो घटती जा रही है, हमारी एग्रीकल्चर एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी घटती जा रही है इन 50-60 साल के बाद। आप मुझे क्या परफॉर्मेंस बता रहे हैं, जरा बताइए प्लीज, लेट मी नो कि मुझे भी पता चले। मैं बताता हूँ मंसूर जरा। अच्छा कारा साहब गुजारिश ये है, एक छोटी सी मंसूर जरा मुझे बात कर लेने दे। गुजारिश ये है, पहली बात, जुल्फकार अली भुट्टो खुद अपनी जगह हासिल की थी, अपनी जमात खड़ी की थी और एक कामर को पूरे अरूज पे छोड़ के की थी जुल्फकार अली भुट्टो ने। सर टाइम खत्म हो गया कायरा साहब, सर टाइम खत्म हो गया, सर टाइम खत्म हो गया। ज़ुबैर साहब, हुमायूं साहब, कमर ज़मान, कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।